कि एक बच्चे की शुरुआत होती है परिवार के साथ, और परिवार में वो सीखता है, उसके बाद चिंता होती है उसकी पढ़ाई की, उसके स्कूल की, और उसके बाद करियर की बात आती है। लेकिन आज की अगर हम वक्त की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के पैदा होने से पहले इस बात की चिंता करना शुरू कर देते हैं कि आगे चल के बच्चे का भविष्य क्या रहने वाला है, कैसे उसकी चिंता होती है, कैसे उसके फ्यूचर को लेकर हम प्लान करते हैं। बलारा साहब, मैं आपसे इसलिए जानना चाह रही हूं क्योंकि आपका बेटा खासतौर पर वंडर किड के नाम से जाना जाता है, और कैसा महसूस होता होगा आपको जब बेटे के नाम से पहचान मिलती है, और 2 से 4 साल की एज में ही अगर बच्चे की नॉलेज को, उसको समझना किस तरीके से चैलेंज रहता है। सबसे पहले आपके जरिए शुरुआत करेंगे। थैंक यू। देखिए, बेटा वंडर किड बना जिस रोज, पहले तो गर्व से फूले नहीं समाये जैसे आम लोगों की तरह, क्योंकि लोगों ने उससे पहले कहा था कि ये उस लेवल पर नहीं सीख पाएगा, क्योंकि प्री मैच्योर डिलीवरी थी उसकी जब वो पैदा हुआ था, तो एक स्लो प्रोसेस लर्नर था। लेकिन जब उसने पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया, इंडिया का यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट बना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में व्हेन ही वाज 5 ईयर ओल्ड, तो पूरे न्यूज चैनल्स और सारे अखबारों ने उसको घेर लिया और उसके इंटरव्यूज छपने लगे और आने लगे टीवी पर। उस रोज बहुत अच्छा लगा, लोगों ने कहा कि आपके घर में बहुत एक अद्वितीय बच्चा ने जन्म लिया है, जबकि उससे पहले मैं लोगों को समझाया करता था कि हर एक बच्चे के अंदर एक टैलेंट होता है, मेरा ही बेटा टैलेंटेड नहीं है, हर किसी का टैलेंटेड है। लेकिन वो लोग समझते नहीं थे, तो वो कहते थे कि, और मैं ये कहता था कि इस जो नंबरों की दौड़ है ना, इसका कुछ हासिल नहीं होना है। उसके बाद वो जब वंडर किड बना तो लोगों ने और बधाइयां दी। एक रोज लगभग 1 हफ्ते बाद वो स्कूल से आने के बाद रोने लगा, मुझसे चिपक के रोने लगा। मुझे उसने कहा कि पापा, आज मेरी क्लास के मेरे बच्चों ने ना मुझे मारा और मुझे धक्का दे दिया, मुझे अपने साथ खिलाया नहीं। तो मैंने कहा क्या हुआ? वो कहते हैं कि तू गंदा है। मैंने कहा नहीं यार, मेरा बेटा तो गंदा नहीं हो सकता, तुमने क्या कहा उसको, कुछ कहा था? कहते नहीं कहा। तो फिर क्यों कहा उसने ऐसा? वो कहते हैं वो इसलिए कह रहे थे, वो हमें खिलाने से इसलिए मना कर गई पूरी क्लास कि वो कहते हैं मेरी माँ ना मेरे को घर में हर रोज मारती है ये कह करके कि अगर यशस्वी तेरी क्लास में वो कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। आई वॉज शॉक्ड टू नो दैट कि इसका मतलब मैंने गलती कर दी। मैं अपने बेटे को वंडर किड बना के मैं तो उसको सोसाइटी से एकदम अलग कर रहा हूं। मैं तो उसको एक अलग यूनिक पहचान देने की चला था, और लेकिन मैं तो उसको अलग ही कर रहा हूं। और इस दौर में मैंने ये सीख लिया कि मुझे ये खत्म करना है कंपटीशन। और तब मैं मुझे करनाल भी छोड़ना पड़ा इस बात के मारे कि क्योंकि उसकी वहाँ बहुत कदर होती थी। तो मुझे लगा अभी ये पहली शुरुआत है। और उसके बाद तो उसने, तो वो 5 साल का था, उसके बाद तो उसने 7 साल की उम्र में 10वीं तक का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी कर लिया। स्पोर्ट्स में भी वो 3-3 स्पोर्ट्स का नेशनल चैंपियन भी बन लिया। उसके अब तो 1-1.5 हजार किताबें भी पढ़ चुका है, वो अपनी किताबें भी लिख रहा है वो अब बहुत। लेकिन अब बड़ी बात क्या है कि मैंने उसको चंडीगढ़ आने के बाद उसे कहीं पर भी, ना किसी अखबार में ना किसी चैनल में नहीं जाने दिया कि तुम अपना आराम से एंजॉय करते रहो और जिंदगी जीते रहो। बिल्कुल, पेरेंटिंग एक्सपर्ट के तौर पर हम आपसे बात करें, और तमाम लोग सुनना चाह रहे होंगे कि उनके बच्चों के सामने अगर परेशानी आ रही है किसी भी बात को समझने में या समझाने में, या उसके इंटरेस्ट को हम समझ नहीं पाते एज पेरेंट, तो वो शायद हम आपके जरिए आज तमाम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे बलारा जी। लेकिन जब बच्चा स्कूल पहुंचता है, मदान साहब, एक स्कूल में पहुंचने के साथ साथ हम सबसे ज्यादा इस बात को भी मानते हैं कि बच्चा शायद पेरेंट्स की उतनी बात ना माने जितना टीचर्स की मानता है। और जब टीचर्स जो कहते हैं उस बात को बच्चा समझे, ये कितना जरूरी हो जाता है टीचर्स के लिए कि पेरेंट्स की तरह बच्चे को बात की जाए, उसकी परेशानी को समझा जाए, सुना जाए। स्कूल में क्या जरूरी चीज होती है जो बच्चे के लिए होनी चाहिए, जिस पर शायद अब काम भी होने लगा है? जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेस किया है। मैं खुद, हमारे अपने स्कूल्स हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे, मेरा बेटा बेटी आते हैं तो ऑब्वियसली हमारी बात नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो टीचर ने कहा वही ठीक है। तो एक जो विश्वास है वो टीचर पे हमेशा बच्चे का ज़्यादा रहेगा, और कहीं ना कहीं इसमें हमें उस टीचर को इस लेवल पे ट्रेन करना है, सिर्फ सब्जेक्ट में नहीं, बिहेवियरली। बिकॉज बिहेवियरल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे बच्चे के दिल में चीज़ें जल्दी घर कर जाती हैं, उसके जिसके बोलते हैं दिमाग में बहुत गहन तरीके से घुसती हैं। तो एक जो टीचर है उसकी बिहेवियरल ट्रेनिंग खासकर,
और उसके साथ सब्जेक्ट ट्रेनिंग तो दोनों चीजें साथ में ही चलेंगी, लेकिन बिहेवियरल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर छोटे बच्चों के। 5th के बाद बच्चों को कुछ हद तक समझने लग जाता है, कई बार वो बोलते हैं कि नहीं हमें लगता है कि हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन क्लास 5th तक तो बच्चे का जो दिमाग है एक खाली किताब या स्लेट की तरह होता है। जो टीचर हम लिखेंगे, सोसाइटी लिखेगी, वही उसके अंदर लिखा जाएगा। माइंड ट्री चेन स्कूल की अगर हम बात करें तो माइंड ट्री को हम समझें अगर जी, एक दिमाग को समझना टीचर के लिए एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि तमाम बच्चे होते हैं स्कूल में, क्लास में तमाम बच्चे होते हैं, सब तो एक जैसे नहीं होते, सबके परिवार एक जैसे नहीं होते, इंटरेस्ट एक जैसे नहीं होते। तो कैसे हम ये सेलेक्ट करें कि इस बच्चे के लिए ये जरूरी है, इस बच्चे के लिए ये बेहतर जरूरी है, वो कैसे एक चैलेंज के तौर पर आप लेते हैं? देखिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सिस्टम है। अगर आप रियल एजुकेशन की बात करें तो 1 to 1 होनी चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी, गवर्नमेंट कोई भी इस 1 to 1 को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हम एक इंस्टीट्यूशन, एक ग्रुप में हम स्टडी करते हैं। जब हम एक ग्रुप में स्टडी करते हैं तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर भी ग्रुप में नहीं पढ़ सकते हैं। खासकर किसी भी स्कूल में अगर छोटी क्लासेस में जो टीचर्स का जो क्लासरूम का एक नंबर्स है, वो जैसे हम 30 को नॉर्मली क्रॉस नहीं करते हैं। 25 to 35 एक आइडियल नंबर है, मिनिमम नंबर। ऑब्वियसली कुछ जो अच्छे स्कूल हैं, IB स्कूल हैं, वो ऑब्वियसली नंबर्स 15 तक भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो जो ये नंबर्स इन द क्लास है, इसमें टीचर को इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, आप हैरान होंगे इस बात को। हमारे स्कूल में हमने कई बार जो UKG के स्टूडेंट्स हैं, जब वो नए हमारे स्कूल में आए तो हमने उनके लिए कई बार सैटरडे वर्किंग हमें रखना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे हमारे स्कूल में कोई भी बच्चा जो है वो क्लास 1 में जब जाए तो पीछे रह जाए। तो ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल अटेंशन स्कूल को देनी पड़ती है, और ये इंडिविजुअल स्कूल पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से पेन्स ले रहा है। हमने सुना होगा कि बच्चा 8वीं में वीक हो गया, 9वीं में वीक हो गया, लेकिन UKG में वीक वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं उसको एक्सपोजर, जब वो दूसरे स्कूल से आया है, कहीं हर स्कूल के लेवल में एक डिफरेंस है, और उस लेवल पे अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में नेगेटिविटी बिल्ड हो जाएगी, और वो बहुत डेंजरस है। हमें उस नेगेटिविटी को छोटे बच्चे के दिमाग में बिल्कुल बिल्ड नहीं करने देना है कि मैं नहीं कर सकता। वो सब बच्चे बराबर रहें। तो ये एक दो पॉइंटर्स हैं जो ध्यान में रखने वाले हैं। और ये पॉजिटिविटी मेरे ख्याल से स्कूल से बेहतर, अगर घर में परिवार में हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। देवेंद्र बल्लारा जी, कुछ साल पहले अगर हम जाएं तो 8वीं, 9वीं, 10वीं में इस बात की चिंता होने लग जाती थी कि आगे चल के क्या सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं, और उसमें शायद बड़े भाई बहन या पेरेंट्स की एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी मिलीजुली वो रहती थी, राय रहती थी। अगर मैं आपकी बात करूं, 2 से 4 साल के बच्चे के इंटरेस्ट को जानना, आप कैसे चैलेंज लेते हैं इसे, और कैसे समझते हैं कि इस बच्चे के लिए कौन सी डायरेक्शन ठीक रहेगी? देखिए, एक ना बहुत ही कमाल की चीज इंट्रोड्यूस कर दी गई, बहुत ही शातिराना तरीके से इन हुक्मरानों के द्वारा इन लोगों को अनअवेयर रखने के लिए कि एक कंपटीशन नाम की चीज इंट्रोड्यूस कर दी गई। वो एक तरीके से खौफ ही है। आज क्या हुआ, मैं कल की बात है, कल मैं रोहतक के किसी गांव में गया हुआ था। मैंने वहां उन लोगों से सिर्फ एक ही बात पूछी कि मुझे ये बता दीजिए आप में से कौन कौन सहमत हैं जो कंपटीशन चाहते हैं होना। बहुत से लोगों ने कहा कि कंपटीशन नहीं होगा तो बच्चे क्यों पढ़ेंगे नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। एक लेडी थी, वो कहती नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे पूछा आप कितना पढ़े लिखे हैं, वो कहते मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं मेरा बच्चा इस गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इसका कंपटीशन दिल्ली के टॉप स्कूल के बच्चे के साथ कैसे आप सही जायज कर सकते हो? जब आपके गांव के अंदर 3 स्कूल हैं और तीनों का एजुकेशन का लेवल अलग अलग है, जब आपके गांव के सरकारी, प्राइवेट और शहर के प्राइवेट स्कूलों का एजुकेशन का लेवल अलग अलग है, जब महंगे सस्ते स्कूलों का लेवल अलग अलग है, जिसका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़िया है वो माँ बाप का लेवल अलग है, इसका मतलब तो बबोती हो जाएगा अमीर लोगों की शिक्षा सारा का सारा। वो बच्चा जो पहले नंबर पर आता है क्लास के अंदर, अगर मैं सारे इंडिया के सारे स्कूलों के टॉप बच्चों को ले लूं, एक एक फर्स्ट रैंक पे आने वाले बच्चों के, तो पूरे सिस्टम के अंदर वो औकात नहीं है कि वो उन सारे टॉपर्स को भी एडजस्ट कर सके।
टॉपर्स भी एडजस्ट नहीं होते हैं। तो जो अगर 40 बच्चों की एक क्लास मैंने ली थी तो 39 बच्चों की गलती क्या है? मैं ये कहता हूं कि पहले नंबर पर आने वाला बच्चा भी इंसान का बच्चा है और 40वें नंबर पर आने वाला भी। खुश होने का हक उसको भी बराबर उतना ही है। आप नंबरों के बेसिस पर उसको कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं है? आपने एक क्राइटेरिया बनाया, उस क्राइटेरिया पे सारे गधे घोड़े सबको बराबर आपने मापना शुरू कर दिया। ऐसा तो संभव ही नहीं है ना। आप क्योंकि आपके पास पॉलिसीज नहीं है, आपके पास दूरदर्शिता नहीं है, आपके पास ये प्लान नहीं है कि आप करेंगे क्या, तो एक कंपटीशन लगा दो। पहले आप उसको एडमिशन के लिए कंपटीशन, फिर पास होने के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए कंपटीशन, फिर उसके बाद पेपर पास करके कंपटीशन, फिर इंटरव्यू का कंपटीशन एंड एवरीथिंग। ये तो आप मानते होंगे कि ये जो कंपटीशन का प्रेशर है ये फैमिली की तरफ से भी बनता है, और इसको अगर इसको तोड़े तो कैसे तोड़े? फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं बनता है, ये प्रेशर बनाया जाता है ऊपर से, पॉलिटिकल एरिना से, वहां से बनता है। वो प्रेशर क्रिएट होता है जब हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा खुश रहे। उसको लगता है शायद खुशी नौकरी से मिलेगी या पैसे से मिलेगी, और वो इस दौड़ में दौड़ना शुरू कर देता है। उस दौड़ में दौड़ते दौड़ते वो उसको बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देने की कोशिश करता है, और ये सोचता है कि इस बच्चे का रिजल्ट जो है बढ़िया आना चाहिए ताकि ये पास हो सके। वो ये भूल जाता है, और उसको पता भी नहीं है, लेकिन मैं 17,000 बच्चों के दिमाग स्टडी कर चुका हूं, और उन बच्चों की रिसर्च का कंक्लूजन ये कहता है जो बच्चा 90 अबव स्कोर कर लेता है वो बच्चा ना ही तो पढ़ाई के लिए बना होता और ना ही नौकरी के लिए बना होता। और हमारे यहां नौकरी उन्हीं दोनों को मिलती है, और यही कारण है पूरे देश के अंदर। अमेरिका में यही रीजन है कि 80% लोग अपने काम से खुश नहीं है, और भारत में यह आंकड़ा मोर देन 95% है कि भारत में 95% लोग अपने काम से मोहब्बत नहीं करते हैं जो वो काम कर रहे हैं। दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ्स। उनको पैसा चाहिए, उनको जीना है, उनको लगता है शायद इसीलिए मेरे लिए ये काम करना जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है? गांव का एक बच्चा पढ़ने के लिए भी शहर जाता है, नौकरी करने के लिए भी वहीं रह जाता है, और शहर में भीड़ हो जाती है और गांव में गरीबी। कारण क्या है? उसको गांव से दूर क्यों करना है? मैं आपको बहुत ही आप क्योंकि आज न्यूज चैनल्स का क्या हाल है, उनके पास रिपोर्टर्स नहीं है जिनकी जमीन एक्वायर करते हैं ना। आपके पास इतने रिपोर्टर्स हैं, आपने बताया। हमारे पास रिपोर्टर्स भी हैं देवेंद्र जी, और हम कोशिश भी करते हैं कि हर कोने में पहुंचे। और आप अगर रिपोर्ट करेंगे ना, गांव और शहर दोनों ही जगह से एजुकेशन ले चुके, तो मैं दोनों का हाल जानती भी हूँ। मैं आप अगर रिपोर्टिंग करेंगे ना तो आपको पता लगेगा बहुत कितना शातिर तरीका है। बच्चे को तो गांव से दूर इसलिए भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ खेती को ना घाटे का सौदा बना दिया प्लान करके, ताकि माँ बाप अपने बच्चे को कहें कि तू खेती मत करना बेटा, कुछ अच्छा सा करना, और उसलिए तू पढ़ ले। और उसको पढ़ाने के लिए वो शहर भेजता है, क्योंकि उसके गांव के दायरे में कोई कॉलेज नहीं है। अगर है तो वहां टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, सुविधा नहीं है, लैब नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको शहर ही जाना पड़ेगा। उसकी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए या तो उसको जमीन बेचनी पड़ेगी, या गिरवी रखनी पड़ेगी, या कर्जा लेना पड़ेगा। और क्योंकि खेती घाटे का सौदा है, तो अब वो जमीन से पहले बच्चा कट गया, उसके बाप को वो लोन उतारने के लिए वो जमीन को बेचना पड़ेगा। इसके लिए क्या होता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको सस्ते मजदूर मिल जाते हैं उन बच्चों की फॉर्म में जो बेरोजगार फिर रहे हैं, और जो बाप है उसकी जमीन को गिरवी रखने का, उसको जमीन एक्वायर करने के लिए सस्ती जमीन मिल जाती है। अगर हम इस पूरी परेशानी को समझे तो ये तो बड़ा एक जाल है जिसे बहुत बड़ा नेक्सस, मुश्किल है, बहुत बड़ा नेक्सस नहीं, बहुत आसान है। लेकिन पेरेंटिंग को अगर हम समझे, एक पेरेंट्स की तरफ से अगर कोशिश की जाती तो वो यही की जाती कि अगर गांव में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो उसे शहर भेजा जाए। ज्यादा कुछ कर सकते तो कर्ज लेके बच्चे को पढ़ाया जाए। पेरेंट्स की तरफ से जो कोशिश हो सकती है, क्योंकि आपने खुद बच्चों के माइंड को पढ़ा, हाँ, उन्हें जाना समझा, और उसके जरिए आपके पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आए भी जो शायद हमारी एज के ऐसे काम करके दिखा रहे होंगे। तमाम नाम आपके पास होंगे उन स्टूडेंट्स के जी। कैसे वो पॉसिबल हो पाता है? उन पेरेंट्स को कैसे पता चलता है कि इन बच्चों को इस तरह की काउंसलिंग की जरूरत है? पेरेंट्स को छोड़िए, टीचर्स को ही नहीं पता हमारे यहाँ। हमारा टीचर भी वो है जो रट्टे मार के आया है, वो टीचिंग उसका पैशन नहीं है। जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो भी ऐसे हैं। उस पेरेंट को तो अवेयरनेस ही नहीं है कि उसको अपने बच्चे के लिए चाहिए क्या। उसको ये नहीं चाहिए, उसको तो ये पता ही नहीं है कि भाई तेरे बच्चे की एजुकेशन तुझे गांव में ही मिलनी चाहिए, वहीं पर उसका सारा सुविधाएं होनी चाहिए, उसके पैशन का रिकॉग्निशन एट द एज ऑफ 2 इयर्स होना चाहिए, इतना अवेयरनेस होना चाहिए। अब मैं गांव-गांव जाकर एजुकेशन पे काम करके मैं बता रहा हूं लोगों को कि आपका बच्चे को शहर क्यों जाना पड़े। अगर हम उस बच्चे का रिकॉग्निशन एट द एज ऑफ 2 इयर्स कर लें
3 साल की उम्र में पता लग गया कि इस बच्चे के पास ये टैलेंट है, उससे रिलेटेड इसका पैशन इस चीज में होगा, वो एनवायरनमेंट लगातार 5 साल दे दो आप उसको, 10 साल, उस बच्चे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि लाइफ में क्या करना है। और गांव में ही वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो कि उसके पैशन को ही प्रोफेशन बनाया जाए। और ये तरीका क्या है, मैं आपको उसका तरीका बताता हूं क्या है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, बिकॉज इस मुद्दे पर बात करने के लिए मुझे कम से कम 30 से 35 घंटे चाहिए। अगर मैं पूरे के पूरे देश को मैं ये बता सकता हूं कि उसकी उस एक्टिविटी का मतलब क्या है। अब मैं 2 तरह के बच्चों का एग्जाम्पल लूंगा आपको कि हमारे यहां पर जैसे एक बच्चा क्लास के अंदर है या घर में है, एक बच्चा इस तरह का है जो एक बार इस कोने में बैठा है, उसकी मम्मा उसको वहां खाना खिला रही है, उसी टाइम वो सड़क के दूसरे कोने में चला जाता है, फिर उसको वहां खिलाया जा रहा है, फिर तीसरे, फिर चौथे। यहां से आप इतना समझ सकते हैं कि उसके पास काइनेस्थेटिक एनर्जी भरपूर मात्रा में है। एक दूसरा बच्चा है जो क्लास में आधी छुट्टी होने के टाइम पर भी क्लास में ही बैठा रहता है, बाकी सब बच्चे खेल रहे हैं लेकिन वो बैठा है आराम से, एंड ही डजंट वांट टू गो आउट टू प्ले। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर जो क्लास में बैठे हुए बच्चे के माँ बाप उसे कहें कि तू स्पोर्ट्समैन बन जा, और जो बच्चा उधर जो खेल रहा है, जो बच्चा अपने आप दौड़ रहा है, काइनेस्थेटिक एनर्जी है, उसके पास 2 स्किल हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल। आपको देखना है फाइन मोटर स्किल से जुड़े हुए, फैशन से जुड़े हुए, डिजाइनिंग से जुड़े हुए, फाइन सिलाई बुनाई कढ़ाई, डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, आप उसको वो काम दे सकते हो। इवन सर्जन जो लोग हैं वो लोग होते हैं जिनकी फाइन मोटर स्किल्स बहुत बढ़िया होती है। देवेंद्र जी, ये विषय ऐसा है, इस पर हम आज जैसा कि आप बता रहे हैं 35-36 घंटे भी बात करें तब भी शायद समझना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात ये भी है, जिसे हम स्कूल के जरिए, हृदेश मैदान साहब आपसे समझेंगे कि करियर के नाम पर, अगर मैं पिछले कुछ सालों पहले जाऊं तो यही सोचते थे पेरेंट्स, डॉक्टर बना देंगे, पुलिस में भेज देंगे, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया की जब हम बात करते हैं, फौज में चले जाएंगे। लेकिन आज के वक्त पे इतने सारे करियर हैं, शायद पेरेंट्स भी इस बात को समझने लगे हैं, लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि जब स्कूल में बच्चा है, उसे वक्त रहते काउंसलिंग की जरूरत होती है कि उसके इंटरेस्ट क्या है, उसका कौन से फील्ड में ज्यादा बेटर हो सकता है भविष्य। तो क्या वो काउंसलिंग आज स्कूलों में मौजूद है, काउंसलिंग की वो सुविधा? अगर नहीं है तो क्या वजह देखते हैं? देखिए, सभी अच्छे स्कूल आज क्वालिफाइड काउंसलर्स के साथ काम कर रहे हैं। थोड़ी सी समस्या 2 तरीके से है। एक तो काउंसलिंग जितनी मर्जी हो जाए, जो पेरेंट है ना, वो बच्चे को ओवर पावर कर जाता है हमारी सोसाइटी में। और ये मैंने बहुत बार देखा है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं, हम बुलजाई हम रन करते हैं, तो मेरे पास एक बार एक MBBS डॉक्टर आए, तो वो MBA करना चाहते थे। तो मैंने उनको पूछा, भाई आप डॉक्टर हैं तो आप क्यों अब MBA? बोले, देखिए मेरे फादर का सपना था मैं डॉक्टर बनूं, मैंने डिग्री ले ली, लेकिन ना तो मुझे MBBS पसंद आई, लेकिन अब मैंने उनकी इच्छा पूरी कर दी है और मेरा तो मन सिर्फ MBA करने में ही है। बड़ी दुख की बात है, 5 साल उसने इतना टाइम लगाया और फिर हम ऐसा सोचते हैं। और ऐसा नहीं, एक नहीं कई केसेस हैं। पिछले साल एक पेरेंट आए, अमृतसर से स्पेशल आए चंडीगढ़ में काउंसलिंग के लिए। तो फादर ही वॉज ए वेरी सेटल्ड बिजनेसमैन थे अमृतसर में। तो बोले कि मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया है, +1 10वीं तक बहुत अच्छे नंबर थे, ये +1 में तो बड़ी मुश्किल से पास हुई है, और आप इसकी काउंसलिंग कीजिए, तो पढ़ ही नहीं रही है, क्या प्रॉब्लम हो गई है? तो मैंने कहा आप बाहर बैठिए, मैं बेटी से बात करता हूँ। तो बेटी से मैंने बात की, मैंने कहा बताओ बेटा, आप बड़ा अच्छे से पढ़ते थे? बोली, सर मैं इंजीनियरिंग करना ही नहीं चाहती, और मेरे फादर ने मुझे इंजीनियरिंग की कोचिंग में ज्वाइन करवा दिया है। मैं पीछे बैठती हूँ, पीछे बैठ के जो भी जिस तरीके से मेरा समय निकल जाता है, मैं वापस आ जाती हूँ। इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद मैंने फादर साहब को बुलाया, मैंने कहा जी आपकी बच्ची का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बोले प्रॉब्लम क्या, इंजीनियरिंग कर सकती है, इसका दिमाग चलता है, मैं भी इंजीनियर था थापर से। मैंने कहा सर काउंसलिंग की आपको ज्यादा जरूरत है मुझे लगता है। और अल्टीमेटली वो बच्ची ने लॉ का एंट्रेंस क्लियर किया, उसके बाद आज वो जिंदर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। पॉइंट ये है कि हमारी सोसाइटी में पेरेंट जो खुद नहीं कुछ कर पाया ना, वो सब हम बच्चों से करवाना चाहते हैं। तो हमारा जो फेलियर है लाइफ में, अब दो चैलेंज है। एक तो जो सक्सेसफुल पेरेंट है, वो कहता है मेरा बच्चा जो है मेरे से ज्यादा सक्सेसफुली बनेगा, ये तो गारंटी है, उसकी पहली एक्सपेक्टेशन तो ये है। और दूसरा, जो मैं नहीं कर पाया किसी भी फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स था और मल्टी फेसेटेड, तो हम उसको बच्चे को एक सुपरमैन या एक सुपर ह्यूमन बीइंग की तरह से ट्रीट करने लग जाते हैं। और उसका अगर एक एकेडमिक लेवल या मेंटल या IQ अच्छा भी है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का इतना प्रेशर रहता है बच्चे पर कि वो कहीं ना कहीं जो करना चाहता है उसको करने ही नहीं देते हैं।
तो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज हैं जो ऑब्वियसली पेरेंट्स को समझने पड़ेंगे कि भाई बच्चे को थोड़ी फ्रीडम दे। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरी बेटी मुझे 3rd क्लास से समझ आ गया था कि मैथ में इसका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने आई थिंक अब वो 10th के एग्ज़ाम दे रही है, उसको कभी फोर्स नहीं किया। हालांकि मेरे हमेशा फुल नंबर आते रहे थे 10वीं तक। मैंने कभी उसको फोर्स नहीं किया कि बेटा आपके मैथ में अच्छे नंबर नहीं आए, जो आपको अच्छा लगता है, एंड शी इज़ ए गुड रीडर, और मैंने हमेशा उसको किताबें ही ला के दी हैं। तो होल आइडिया ये है कि हमें थोड़ी सी पहचान बच्चे की डायरेक्शन समझनी पड़ेगी, और उसको उसी डायरेक्शन में ही आगे बढ़ाएं। देखिए, इसीलिए हमने मंच पर आप जैसे सुलझे हुए लोगों को बुलाया कि जैसे आप अपने बच्चों के अलावा दूसरे बच्चों की भी दिमाग की स्थिति को समझ पाते हैं, ऐसे पेरेंट्स कैसे समझें, और अगर किसी भी वजह से पेरेंट्स नहीं समझ पाते तो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अच्छी खासी फीस दी जाती है, वहां पे कमी क्या रह जाती है। एक सजेशन आपसे आखिर में ये चाहूंगी कि स्कूल में क्या हो, एक काउंसलिंग के जरिए कुछ ऐसी शुरुआत की जाए ताकि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी बिठाया जाए, उनके बातचीत के जरिए ऐसी कोशिश की जाए कि आगे चल के उन्हें क्या करना चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है, और कम से कम पेरेंट्स के दिल में जो डर रहता है कि अगर बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से म्यूजिक में या फिर किसी और ऐसे फील्ड में जा रहा है जहां नौकरी नहीं मिलेगी, उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या सजेशन आपकी तरफ से? बल्कि आते हुए मैं देव सर से बात यही कर रहा था कि आज जो हमारा काउंसलिंग सिस्टम है वो साइंटिफिक तरीके से बहुत, आप मैक्सिमम आपको एक रिपोर्ट थमा दी जाएगी कि उसके ये पैरामीटर्स में ये बच्चा अच्छा है, लेकिन उसको तो ये आधा सॉल्यूशन है। आपने ये तो बता दिया कि ये पैरामीटर्स अच्छे हैं, लेकिन उनको आगे के फ्यूचर जॉब स्किल के साथ लिंक करके पेरेंट को 1 to 1 नहीं समझाया जाता। अल्टीमेटली इट्स एज गुड एज कि मैं आपको एक मेडिकल रिपोर्ट अच्छी से पकड़ा दूं 15 पेज की, और आप डॉक्टर नहीं है, और मैं बोलूं आप ये रिपोर्ट लीजिए और इंटरप्रेट कर लीजिए, हमारे हिसाब से तो ये रिपोर्ट बनती है, लेकिन एक पेरेंट उस रिपोर्ट को समझेगा कैसे? तो जितनी भी काउंसलिंग हो रही है उसमें मैं कई स्कूल्स में जाता रहता हूं, स्कूल के काउंसलर्स ही आज की डेट में एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड का मतलब न्यू एज टेक्नोलॉजी, थोड़ी स्कूल की जो दुनिया है ना, वो जो एक आईटी या बाकी जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी दुनिया से थोड़ी सी दूर है कहीं। तो हमें हम दोनों का गैप कम करना है। कहीं ना कहीं सिर्फ करियर काउंसलर्स ही नहीं, हमें स्कूल्स को जो डिफरेंट प्रोफेशंस में लोग हैं सक्सेसफुल वो आए, थोड़े मोटिवेट लोगों, ताकि एक जो गैप है बिटवीन द स्कूल काउंसलर्स और जो व्हाट इज हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ आईटी या और बाकी जितनी भी रिलेटेड फील्ड्स में डेवलपमेंट चल रही हैं, उनको कहीं ना कहीं ब्रिज करके पेरेंट्स को थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ चीजें बताई जाए तो आई थिंक सिचुएशन ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। देवेंद्र बालाजी, यही सवाल आपसे, और आप इसके अलावा क्या सजेशन देखते हैं जब आप बात करते हैं कि बच्चों के दिमाग को पढ़ना है, और इसका सॉल्यूशन अगर पेरेंट्स के पास नहीं देख पा रहे हैं, स्कूल के पास क्या सॉल्यूशन? देखिए, स्कूल के पास इसका सॉल्यूशन ना एक्चुअली पेरेंट्स के पास है, और स्कूल के पास नहीं है इसका सॉल्यूशन। क्योंकि स्कूल आज के टाइम में 2 तरह के स्कूल हैं। एक वो स्कूल है जिनको स्टेट रन करता है, जिनको हम सरकारी स्कूल बोलते हैं, और दूसरे स्कूल हैं जिनको बिजनेसमैन रन करते हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेसमैन स्कूल में वो चीज प्रोवाइड करेगा जो माँ बाप मांगेगा, माँ बाप वो मांगेगा जो उसके बच्चे को नौकरी के लिए या जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, कंपटीशन, पहले नंबर पर आना, वो और कुछ नहीं है। स्कूल इसके बाहर कुछ दे नहीं सकता। आप देखोगे किसी स्कूल में चले जाइए, मैं तो 17 साल से यही काम कर रहा हूं, जिस स्कूल में जाता हूं स्कूल के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि जो टॉपर बच्चा है उसके ऊपर प्रेशर है टॉपर रहना, और बाकी के 39 पे प्रेशर है टॉपर आना, जबकि सबको पता है कि एक ही आ सकता है, पॉसिबल नहीं है। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन इस बात को समझने में है कि बैंक लोन कैसे देता है। मैं कोरिलेट करता हूं इसके साथ में। मैं कोरिलेट ऐसे करता हूं कि बैंक जब लोन देता है तो वो आपसे एक डीपीआर मांगता है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि आप कब, कितनी जमीन आपके पास है, कहां से जमीन उठाओ, कितने लोग आएंगे, कितना पैसा इन्वेस्ट तुम करोगे, कितना बैंक को देना है, जब पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो कमाना कब से शुरू करोगे, और इंस्टॉलमेंट देके इस पैसे को रीपे कैसे करोगे। कोई भी आदमी लोन लेता है, आपसे एक फाइल मांगी जाती है जिसमें पूरी डिटेल होती है कि वो पैसा आएगा कहां से। इतनी सिक्योरिटी के साथ बैंक लोन देता है, चाहे आप 50,000 रुपए का लोन लो। बिल्कुल। बट इन सारी पॉलिसी, इन सारी चीजों में पॉलिसी कौन बनाता है? पॉलिसी मेकर, जिनको हम हुक्मरान कहते हैं। जब वो वोट मांगने आते हैं तो वो जो वोटर है ना, उसका बाप, उस बच्चे का बाप, वो उससे कभी नहीं पूछता कि 5 साल में व्हाट यू आर गोइंग टू डू। मेरे गांव के अंदर 400 बच्चा है बेरोजगार, मुझे 400 के 400 के लिए पॉलिसी चाहिए, डू यू हैव एनी प्लानिंग? अब वो कभी नहीं मांगता, क्योंकि वो इतना अनअवेयर है
कि उसको वो पॉलिसी पूछने की इतनी समझ नहीं है उसको कि वो ये बताए कि भाई तुम्हारे पास ऐसी क्या प्लानिंग है कि तुम हमारे बच्चों को इस मरने वाली जिंदगी से निकाल सकते हो। जहां आप कोटा में जाइए, रिपोर्टिंग करिए, आपके पास रिपोर्टर्स है ना, एक बार कोटा में जाकर रिपोर्टिंग करके आइए। यहाँ के जो कोटा से कोचिंग तमाम स्कूल में रिपोर्टिंग पढ़ते हैं ऐसी आ चुकी हैं देवेंद्र बल्हारा जी। न्यूज 18 राजस्थान पे हम तमाम ऐसे रिपोर्ट्स चलाते हैं जहां स्टूडेंट्स जाते हैं, प्रेशर में सुसाइड करते हैं। यहाँ पढ़ लीजिए, यहाँ देख लीजिए, या वो फिर सुसाइड नहीं कर students पाते, का- लेकिन बिल्कुल। हालत उनकी सुसाइड करने बिल्कुल। जैसी ही है। और आज हमारा मकसद यही है कि आज हम शुरुआत से इस बात को समझें कि जब बच्चा पैदा होता है उसके 1-2 साल बाद उसके सामने क्या परेशानियां, कुछ क्या चुनौतियां आती हैं, स्कूल का सिलेक्शन कैसे होता है, स्कूल में क्या परेशानियां आती हैं, और उसके बाद जब वो कॉलेज में जाता है या फिर यूनिवर्सिटी के बाद विदेश पढ़ने जाने की सोच लेता है, तो ऐसी तमाम सवाल होंगे जो पेरेंट्स के मन में भी रहते हैं, बच्चों के मन में भी रहते हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र बल्हारा जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक हृदय छोटी सी मदान बात कहूं साहब। मैं, जी छोटी सी जरूर बात, मैं जरूर। आपको एक बात बताता हूं। यहाँ ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन पेरेंट्स में क्या है, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था। जब उसके बच्चे को सरकारी स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं मिली ना, उसने प्राइवेट में करवा दिया। जब प्राइवेट में नहीं मिली ना, तो शहर में ले गया। जब वहां भी नहीं मिली ना नौकरी, तो उसे विदेश भेज दिया।